अब ये कंपनी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड। अब स्टॉक मार्केट में जो है, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ये कौन सी होती है? ये होती है पब्लिक लिमिटेड। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड में और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या है, ये समझो पहले तो। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, ये कम लोगों की कंपनी होती है। कम मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं, इनका नंबर ऑफ काउंट जो होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये होते हैं लो, मतलब कम होते हैं। इसमें भी शेयर होल्डर होते हैं, इसमें भी डायरेक्टर होते हैं। सेम चीज पब्लिक में भी होती है। अब पब्लिक है तो यहाँ पे भी डायरेक्टर आएंगे, यहाँ पे भी शेयर होल्डर आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो संख्या होती है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या होती है? ज्यादा होती है। अब प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मिनिमम 2% रिक्वायरमेंट होती है। अगर दो बंदे आ गए तो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड को 70% डायरेक्टर होने चाहिए और 30% पब्लिक होनी चाहिए। ये कंडीशन होता है। इसको कहा जाता है, ये बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अब प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड का डिफरेंस तो समझ में आ गया कि बेसिक है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए, आसान करने के लिए, अंदाजा आने के लिए आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, होती है क्या? स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है क्या? तो नो, ये लिस्ट नहीं कर सकती। दूसरी चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर ट्रेड होता है क्या? मतलब कोई प्लेटफॉर्म है क्या इसके लिए? शेयर्स, समझ लो कि इसके शेयर होल्डर 1,000 शेयर होल्डर हैं। शेयर्स नहीं बोल रहा, होल्डर, मतलब 1,000 लोग हैं जिन्होंने इसको, इस शेयर्स को लिया है। तो ये बाय करने के लिए, सेल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्या? तो इसका आंसर है नो। अगर इनको बेचना है तो या तो वो रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को, कंपनी अगर खरीद रही है तो वापस रिटर्न कर सकते हैं, या वो ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स की प्राइस डिपेंड करेगी लेने वाले और देने वाले भी। अब इसका कोई सीएमपी होता है क्या? सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस, या एलटीपी कहा जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे कि प्लेटफॉर्म होती, तो यहाँ पे लास्ट कितने प्राइस पे शेयर्स बाय हुआ है और सेल हुआ है, ये क्या होता? प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड होता। इसी वजह से, और ये पब्लिक में अवेलेबल होता, पता चलता कि जिन किन लोगों ने स्टॉक्स में खरीदा और बेचा है, तो कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ये पता चलता। लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। इस कारणवश क्या होता है? प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए बाय भी होता है, सेल भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, लेकिन प्राइस कितने में डील हुई है, ये ढूंढना डिफिकल्ट है। समझो इस चीज को। ये होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है तो यस डालना ताकि हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? यस नो डाल दो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? यस, 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 यस। ओके। अब पब्लिक लिमिटेड समझते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। ओके। अब हम समझते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अब इसमें भी दो पार्ट है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब पब्लिक लिमिटेड में मैंने जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे क्या होता है, 70% कम से कम, हाँ?
सॉरी मैक्सिमम, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 70% क्या होंगे, डायरेक्टर, या उसको हम कह सकते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर यानी जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, स्टार्ट किया जिन्होंने, इनका शेयर होल्डिंग, होल्डिंग जो है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 70%। ये रूल बन गया है अब, पहले ये 80% भी चल जाता था, लेकिन अब पिछले कई सालों, कुछ सालों से ये 70% का रूल बना दिया गया है कि 70% ही मतलब इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते प्रमोटर। प्रमोटर कह सकते हो या डायरेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें 30% कंपल्सरी क्या होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। ये तो क्लियर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि अनलिस्टेड और दूसरी होती है लिस्टेड कंपनी। ओके, थोड़ा सा, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक दूसरी होती है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड यानी कि जो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देखा एनएससी है, बीएसई है, और एमएसएमई। एमएसएमई भी एक एक्सचेंज है। ऐसे तीन एक्सचेंज है जहां पे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करती, तो उसे कहा जाता है अनलिस्टेड कंपनी। और इन तीनों में से किसी एक जगह या तीनों जगह, सॉरी, एमएसएमई होगी तो एक जगह पे ही होगा, या दोनों में, इनमें से रजिस्टर कर दिया है कंपनी को, तो उसे कहा जाएगा लिस्टेड कंपनी। आपको ये समझ में आया? यस नो, पट पट डाल देना यस नो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, अभी एक्सप्लेन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यस नो प्लीज, पट स्पीड बढ़ाओ यार। नो है तो नो डालना, ताकि एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। ओके, यस यस यस, ओके। ओके ग्रेट, सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, और है भी नहीं वो। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये लिस्टेड होती हैं, तो लिस्ट होने से पहले उनको रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर कहाँ पे होती है, ये होती है हर स्टेट में। उनका रजिस्ट्रेशन जहां पर वो कंपनी है, उस स्टेट की एओसी होती है। क्या उसका लॉन्ग फॉर्म अब मैं याद नहीं है मुझे। जो अथॉरिटी होती है, स्टेट अथॉरिटी होती है, जहां पे ये कंपनी रजिस्टर की जाती है। अब रजिस्टर करने के बाद कंपनी को कंप्लायंसेस होती है, मतलब हर इसका कंप्लायंसेस यानी कि कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, एनुअल मीटिंग लेना कंपलसरी होता है, ये सब चीजें कंपलसरी होती हैं अगर कंपनी रजिस्टर है। ये लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कोई भी हो, उसको ये करना कंपलसरी होता ही है, पहली चीज। अब इसके अलावा और क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे? अब ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसको एनएससी, बीएससी पे ट्रेड करना है अपना स्टॉक, तो क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग करना पड़ेगा। अब लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन एनएससी में और बीएससी में करना होता है। एक और प्लेटफॉर्म है एमएसएमई। ये एमएसएमई प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है,
एनएससी और बीएससी में बड़ी कंपनियां होती हैं जो न्यू कंपनीज होती हैं। मतलब एनएससी बीएससी में रजिस्टर होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन T&C जो होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं। और एमएसएमई यहाँ पे न्यू कंपनीज भी लिस्ट हो सकती हैं, जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं नए कंपनी को, क्या कहते हैं, नई कंपनी जो हो रही है शुरू, उसको क्या कहते हैं बताइए। मैं भूल गया, हाँ यस, स्टार्टअप। ग्रेट भूषण जी, थैंक यू। स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं उनको भी यहाँ पे लिस्ट करना अलाउ होता है। ये डिफरेंस होता है यहाँ पे एमएसएमई और एनएससी में। ठीक है, एनएससी में इतिहास होना जरूरी है, मतलब 3 साल मिनिमम इतिहास होना कंपलसरी होता है। यहाँ पे स्टार्टअप भी लिस्ट हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कंपनियां लिस्ट क्यों होती है, वाई। सवाल क्या है, लिस्ट क्यों होती है, वाई। आपको क्या लगता है, कंपनियां एनएससी हो या बीएससी हो या एमएसएमई हो, क्यों होती है बताओ। यस, यस आंसर आ रहे हैं कि विक्रम कहते हैं कि टू कलेक्ट, सॉरी, नागराज बोल रहे हैं कि टू रेज फंड। ओके, विक्रम बोलते हैं टू कलेक्ट फंड फ्रॉम पब्लिक, टू गेट फंड फ्रॉम पब्लिक, टू रेज कैपिटल फॉर फॉर मनी पार्टनर, ओके, एंड ग्रो द बिजनेस। अनसेटिस्फाइड फंड मतलब अनसफिशियंट, ओके। देखिए, रीजन दो तीन हो सकते हैं। कंपनी जब लिस्ट होती है, इसका दो तीन कारण हो सकते हैं। कंपनी परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी, समझो एग्जांपल है ये, कंपनी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है, मतलब चल रही है। और एग्जांपल के लिए 3-4 साल हो गए कंपनी काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है मार्केट में। और कंपनी को अब हुआ है एक फॉरेन का, मतलब आउट आउट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर मिल गया है, जो कंप्लीट करने के लिए कंपनी के पास अभी फिलहाल यूनिट है। यूनिट जो कंपनी के पास अवेलेबल है, वो यूनिट सफिशिएंट नहीं है, कम है, मतलब छोटा है, आप कह सकते हो छोटा है। तो उसे यूनिट को बड़ा बनाना है, यानी कि एक्सपांशन आप कह सकते हो, एक्सपांशन आप कह सकते हो, करना है। अब सिचुएशन ये है, 3-4 साल से कंपनी चल रही है, लेकिन प्रॉफिट में भी है, बढ़िया प्रॉफिट में भी है। लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है, हर बार नए यू छोटे मोटे यूनिट्स बढ़ा रही है, काम जो बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्ट करते जा रही है। अब कंपनी के पास क्या नहीं है, सरप्लसेस, सरप्लस नहीं है। मतलब नया यूनिट लगाने के लिए उनके पास अभी फिलहाल फंड अवेलेबल नहीं है। अब उनके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो लोन ले लो, दूसरा अपना पार्टनर बना लो किसी को। ठीक है, अब लोन लेंगे तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पार्टनर बनाएंगे तो मालिक बन जाएगा, ओनर बन जाएगा वो तो। अब दो चीजें, कुछ कंपनियां चूज करती हैं इंटरेस्ट पे करना, जैसे कि शुरू में पतंजलि ने किया। पतंजलि ने बड़ा एक्सपांशन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टनर किसी को नहीं लिया, यानी कि पब्लिक को भी या किसी बड़े पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने सीधा बैंकों से लोन ले लिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था,
इसके पीछे उनका मानना ये था कि जो हम कमाएंगे उसमें से ओनरशिप, अगर हम शेयर्स देंगे किसी को, तो हमारी क्या चाह रही है, ओनरशिप कम हो रही है। अपनी ओनरशिप हम बेच रहे हैं, ओनरशिप कम हो रही है। ठीक है। इससे अच्छा हमारी ओनरशिप 100% हमारे पास रहेगी और हम बैंक को 10-15% इंटरेस्ट पे कर देंगे। ये हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। ये किसका मानना था, पतंजलि का। कुछ कंपनियां इस तरह से सोचती हैं। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको लगता है 10-15% इंटरेस्ट देने से अच्छा हम किसी को पार्टनर बना लेते हैं। अब पार्टनर बनाने से होगा क्या, जो भी पार्टनर आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी फिलहाल 100% क्या है, ओनरशिप है। ठीक है। अब पार्टनर आ गया, उसको हमने 20% पार्टनरशिप दे दी, तो हमारी ओनरशिप 80% बच गई। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 20% वो खरीद रहा है हमारे यहां से स्टॉक, या हम उसको नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसका पैसा कंपनी में आ रहा है और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। मतलब साल का 10-15% का जो लोन का बर्डन, अगर लोन लेते तो लग जाता, अब क्या होगा, ये बर्डन जो है नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन 20% हिस्सेदारी चली जाएगी। अब हिस्सेदारी चली जाएगी तो इसका एक और बेनिफिट हो सकता है, ये पार्टनर हमने जो लिया है ये भी तो हमारे लिए वर्क कर सकता है, हेल्प कर सकता है काम में, पार्टनर लेने से। किसी एक को हमने पार्टनर लिया है तो वो भी तो एज ए वर्किंग पार्टनर इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसकी भी एक्सपर्टीज, उसका भी हेल्प हमें मिल सकता है। तो ये बेनिफिट भी कई लोगों को अच्छा लगता है, तो इसके लिए कुछ लोग पार्टनर बना लेते हैं, कुछ इक्विटी बेच के। ठीक है। तीसरा, पार्टनर ही लेते हैं लेकिन पब्लिक को लेंगे, किसी को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ये जो पहले एक्सप्लेन किया था वो डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी के डिसीजंस में उसका भी हिस्सा होगा, उसका भी सहमति होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम उसे ना लेते हुए बहुत सारे पब्लिक को छोटे 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 टुकड़ों में, मतलब छोटी छोटी संख्या में, 10, 15, 20, 100, मैक्सिमम 1000 शेयर्स एक बंदे को दे रहे हैं और ऐसे लाखों लोगों को शेयर्स दे देते हैं, तो भी हमारा फंड का जो इशू है तो वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। वो तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन यहां पे बोर्ड में कोई नहीं आएगा। बोर्ड में कोई नहीं आएगा, यानी कि डिसीजन मेकिंग 100% हमारे पास रहेगी, ओनरशिप कम हो जाएगी, सेम एज पर पार्टनर लेंगे। लेकिन पब्लिक होने की वजह से पब्लिक बोर्ड में नहीं आएगी, डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी, मेजर डिसीजंस जो होंगे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो ये बेनिफिट भी सही होता है। तो ये हर किसी का अलग अलग पैमाना होता है तय करने का। हर किसी का एक ही रीजन नहीं होगा पब्लिक में जाने का, इसमें से कई रीजन होंगे, अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन जैसे आप सबने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंड्स। फंड्स की रिक्वायरमेंट जब आएगी तभी मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम, मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ टाइम, कंपनियां पब्लिक लिमिटेड बना के पब्लिक से शेयर्स लेती, पब्लिक को शेयर्स देके अपने में पार्टनर बना लेती है। कई बार ये मोस्ट ऑफ टाइम हुआ, तो कई बार ये भी होता है कि बढ़िया कंपनी चल रही है, हमारे वैल्यूएशंस जो है 10 रुपए के 10 रुपए हैं, शेयर्स की प्राइस 10 की 10 है, लोगों को दे देंगे, 10-20% लोगों को ही देंगे, तो क्या होगा, हमारी हिस्सेदारी 80% हो जाएगी। लेकिन जो 10 रुपए का शेयर है, पब्लिक लेगी ना, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से लेंगी, तो इस हमारे 10 रुपए की वैल्यू भी 1000 रुपए बन जाएगी। अब 1000 रुपए बन गई तो मार्केट में हमारी कंपनी का वैल्यूएशन जो है, जिसको मार्केट कैप कहा जाता है, हम आगे सीखेंगे इसको, मार्केट कैप कहा जाता है, वो बढ़ेगा। अब अगर मार्केट की कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गया
तो हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से हमें डील भी मिलेंगी, लोन भी मिलेगा। समझो इस चीज को। और ओनर्स जो हैं जिनके पास 10 रुपए के शेयर्स है, उनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ने की वजह से उनकी वेल्थ बहुत बढ़ेगी। अब इन सब कारणों से पब्लिक में शेयर्स बेचे जाते हैं। आप सबको क्लियर हुआ क्या? यस नो? यस नो? क्लियर हुआ? यस नो? यस नो? भाई साहब, यस 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 यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, आईपीओ को इन डिटेल हम अगले कुछ दिनों में, एक दो दिन में हम सीखेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन। अब हम जो पब्लिक ले रही है शेयर्स, जैसे कि हमने समझा कि स्टॉक मार्केट अलग अलग चीजों के लिए होता है। बिजनेस भी कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्ट बिजनेस हो गया, और जॉब यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है। लेकिन मेन पर्पस होता है स्टॉक का, जो बेचा जाता है। टेक्निकल टर्म्स अगर देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट कंसीडर होती है। अब इन्वेस्टमेंट होती है। अब ट्रेडिंग जो है इसको कहा जाता है स्पेकुलेशन। अब इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सिनारियो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के सिनारियो क्या होते हैं, और स्पेकुलेशन के सिनारियोज क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है, इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। मतलब जो बंदा स्टॉक खरीद रहा है, उसकी कमिटमेंट होती है, भाई मैं 5 साल रुकूंगा, 10 साल रुकूंगा, इसको लेके होल्ड करूंगा, कंपनी की ग्रोथ का बेनिफिट लूंगा। वो लंबे ग्रोथ की, मतलब लंबे समय के लिए सोच रहा है। अब स्पेकुलेट करने वाला बंदा सोचता है शॉर्ट टर्म रिस्क, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूं मैं, ऐसा हफ्ते 2 हफ्ते 5-10 दिन 100 महीना 2 महीने के लिए मैं लेना चाहता हूं, जहां पे मैं हाई रिस्क हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा सोच के वो बेट कर सकता है। ठीक है, ये होता है स्पेकुलेशन में। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बेस्ड ऑन कंपनी फंडामेंटल्स। जो इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल 5 साल 10 साल की सोच रहा है, जैसे कि हम, हमारी कंपनी भी अब 5 साल बाद लिस्टिंग के लिए आने वाले हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल्स देखो कि हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो सोचना पड़ेगा कि भाई आज लेके कल बेचूं क्या, नहीं बेच पाओगे क्योंकि मार्केट में प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। आज लेके होल्ड करना पड़ेगा, 5 साल तक रुकना पड़ेगा, 5 साल बाद लेकिन आपको बेनिफिट बढ़िया मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए कंपनी की फंडामेंटल्स देखनी पड़ेगी, कंपनी वैल्यूएशंस देखनी पड़ेगी, कंपनी का आने वाला सीन क्या है, मतलब सेल्स कैसे आएंगी, ग्रोथ कैसा होगा, कहां तक पहुंच सकती है, इन चीजों को समझ के इन्वेस्ट करना होता है। अब इसके अगेंस्ट स्पेक्युलेटर क्या करेगा, अपन बेस्ड प्राइस मोमेंटम, जो प्राइस बढ़ रही है उसके हिसाब से दाव लगाएगा। प्राइस बढ़ रही है बाय कर लो, बढ़ रही है बाय कर लो, बढ़ रही है बाय कर लो, अब जब लगेगा वो बेच दो, ऊपर जाएगी तो बेच दूंगा। कुछ रूमर्स भी होते हैं, तभी वो स्पेकुलेट करेगा, बाय करेगा। मतलब कुछ न्यूज है, कुछ घटना घटी है, कुछ इवेंट हुआ है, तो उसके ऊपर भी वो क्या करेगा, बाय करेगा, और उसका बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। अब एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट का देखोगे तो बाइंग इन्फोसिस 5 इयर्स, इन्फोसिस में आप होल्ड करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। डेफिनेटली आज जो वैल्यूएशन है इन्फोसिस का, 5 साल बाद ज्यादा रहेगा, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी का ट्रांजैक्शन है, कंपनी का सेल्स है, कंपनी ग्रोथ में है, कंपनी आज तक बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मतलब वेल नोन है, वर्किंग अच्छे हैं, मतलब उनका मार्केट में रेपुटेशन बढ़िया है। तो ये सब अगर देखूंगा तो 5 साल बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़िया ही रहेगा। ये सोच होता है इन्वेस्टर का। अब अगर स्पेक्युलेटर देखे, वो क्या देखेगा, एक पेनी स्टॉक्स ले लूंगा जो हफ्ते 2 हफ्ते में डबल हो जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले, मतलब बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं, सर आप जब भी देखते हो, जब भी बताते हो, जब भी सिखाते हो, सर आप खाली इन्वेस्टिंग 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 बताते हो, पेनी स्टॉक्स क्यों नहीं देते। मैं पेनी स्टॉक से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे एक जो गुरु थे ट्रेडिंग में, बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, उसमें से एक गुरु थे, उनका एक मानना था
मराठी में कहते थे वो की वाढणारा शेर वाढतच जातो आणि सॉरी मोठा शेर अजून मोठा होतो, छोटा शेर अजून छोटा हो शकतो। इसका मतलब हिंदी में बता देता हूं कि जो बढ़ रहा है शेयर वो और बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, और जो छोटा शेयर होता है वो और छोटा हो सकता है। यानी कि जो छोटी कीमत वाला प्राइस कम वाला शेयर है उसकी प्राइस और कम होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। आप सोच के देखो, अगर वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का शेयर है और मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इसीलिए, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता इसीलिए? ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक ही रीजन है, उसकी वैल्यूएशन ही कुछ नहीं है, वो कंपनी में कुछ है ही नहीं, इसीलिए नहीं ले रहे। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ये समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है और उनसे बढ़िया मैं पैसा कमाऊंगा। अगर ऐसा सोचोगे तो आप भी कहीं ना कहीं तो स्पेकुलेट करके अपना पैसा गवा दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट और वर्सेस स्पेकुलेशन। अगर एक लाइन में समझना हो, इन्वेस्टमेंट इज बैक्ड बाय एनालिसिस एंड लॉजिक। आप इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो उसके पीछे आपके रीजंस होंगे, लॉजिक होंगे, कुछ ना कुछ तो एनालिसिस होगा डेफिनेटली। आप कह सकते हो कि क्यों आपने लिया, इसका आप रीजन दे सकते हो। लेकिन स्पेकुलेशन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो कई कंपनियों में, तो इसका सिंपल रीजन हो सकता है आप इमोशनली, किसी ने कहा, मुझे लग रहा है, इस मतलब ऐसी चीजों में उलझ जाओगे और उसी पे आपका डिसीजन होगा। या उसमें सिंपल गैम्बलिंग का इंस्टिंक्ट होता है, जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 20 भी हो गया तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, 1 रुपए का शेयर है, 2 रुपए हो गया तो भी मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। मतलब इस तरह का क्या होता है, सोच होता है। तो इस वजह से स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टिंग में एक थोड़ा सा एक लाइन का डिफरेंस जो है मैंने आप सबको बताया। तो व्हाई डू मार्केट एग्जिस्ट? तो मार्केट है क्यों, क्या मतलब इसका रीजन क्या है, मार्केट होने के रीजन क्या है हम देखते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत, टू दी पॉइंट, क्या कहते हैं उसको, लेक्चर के हिसाब से हम देखते हैं इसको। मार्केट आर क्रिएटेड फॉर फैसिलिटेड, किस लिए है? कैपिटल रेजिंग, जो हमने ऑलरेडी देखा है। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी क्या चीज होती है थोड़ा सा समझा देता हूं। समझ लीजिए एक कंपनी है, ट्रांजेक्शन कर रही है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस है उसका, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बड़ा उनका टर्नओवर है, सब कुछ है, पैसा अटक रहा है। कहाँ पे अटक रहा है? फॉर एग्जाम्पल उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, उनको वो कुछ दिनों के लिए एडवांस मतलब उधारी बोल सकते हैं ना, उधार में क्या देते हैं, मटेरियल देते हैं। अब उधार मार्केट में जा रहा है, वो 10 15 20 दिन, महीना 2 महीने बाद वो रिटर्न पैसा आएगा। लेकिन आज फिर से रिक्वायरमेंट के पूरा करने के लिए मार्केट में मटेरियल भेजने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो अगर कम पड़ रहा है तो भी कंपनियां क्या करती हैं, सेल करती हैं। दूसरी चीज लिक्विडिटी, बाय सेल, इन्वेस्टर कैन इजीली बाय एंड सेल देयर शेयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। मार्केट में अब फिलहाल लिक्विडिटी बहुत बड़ी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आज दिन भर में समझ लो मैं 1 करोड़ का शेयर बेचने के लिए ऑर्डर डाल दी, तो खरीदने वाला अगर बंदा अवेलेबल है ना, तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। मतलब कितना भी लेके आके बेचना चाहो तो भी खरीदने वाले लोग हैं, मतलब पैसा अवेलेबल है मार्केट में, पैसा भर भर के है, तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन मार्केट में ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आज अवेलेबल है कंपेयर टू पिछले कई सालों के हिसाब से। वैल्यूएशन, द मार्केट प्रोवाइड्स रियल टाइम वैल्यूएशन। देखिए ये हमने ऑलरेडी देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल दे रहा था मैं। आपने कंपनी का शेयर खरीदा, अगर बेचना चाहते हो या तो कंपनी को बेच सकते हो या किसी और को बेच सकते हो। अब समझ लो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदा है और बेचना चाहते हो, किसी को 10 रुपए का लिया था 20 रुपए को बेच रहे हो, लेने वाला ले भी रहा है, लेकिन आप ये ट्रांजेक्शन हो रहा है समझ लो मुंबई में, आप बैठे हो कोल्हापुर में, तो कोल्हापुर के बंदे को ये पता नहीं होता कि भाई इस कंपनी के शेयर की एक्चुअल ट्रेडिंग वैल्यू क्या चल रही है मार्केट के हिसाब से। तो वो वहां पे 20 रुपए बेच रहा है तो आप यहाँ पे 15 पे भी बेच दोगे।
क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना प्लेटफॉर्म नया होने की वजह से। तो रियल टाइम वैल्यूएशन पता चलने के लिए भी मार्केट एग्जिट करता है। ओनरशिप ट्रांसफर देखो, अब जिस प्लेटफॉर्म पे कंपनी रजिस्टर नहीं है उसका शेयर ट्रांसफर करने के लिए 40 से 45 दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लिस्टेड कंपनी हो, प्लेटफॉर्म हो, शेयर मार्केट अवेलेबल हो, तो आज शेयर बेच दिया, आज कल आपको पैसा आ जाएगा, परसों दिन आपके अकाउंट में शेयर सेटल हो जाएंगे। तो ये ऑनलाइन ओनरशिप ट्रांसफर इजीली होने के लिए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत बिल्कुल है। वेल्थ क्रिएशन, स्टॉक खरीदो, होल्ड करो और वेल्थ क्रिएट करो। और इन्फ्लेशन में जो हमारा पैसा कम हो रहा है उसको बीट करने का एक मौका भी मार्केट देती है। ठीक है। तो यही आज के दिन का सब्जेक्ट था। एक कितना हो गया टाइम, 9 बज गए हैं। अब ये जो हमने डिस्कशन किया है, जो एक्सप्लेन मैंने किया है, इसमें अगर किसी को कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो।